चंद्रमोहन जी, आपसे ही कर लेता हूं। और सवाल यह है कि राहुल गांधी पर तो आऊंगा, लेकिन वंदे मातरम को धर्म से क्यों जोड़ देते हैं? देखिए, वंदे मातरम एक राष्ट्र गीत है और राष्ट्रभक्ति से प्रेरित है और उसके अंदर राष्ट्र भावना है। लेकिन वंदे मातरम पे जोर देने से अच्छा होता कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को राष्ट्रभक्ति को प्रमाणित करता है और वो नतमस्तक हो जाता है किसी देश के सामने, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी राष्ट्रता को दिखाता है और लेकिन देश के एलओपी के ऊपर प्रश्न खड़ा करता है, लेकिन एक देश का राष्ट्रपति जब अपमानित करता है उसके मुंह में दही जम जाती है। तो ऐसे राष्ट्रगीत के लिए वो राष्ट्रभक्ति भारतीय जनता पार्टी कहां से लाएगी? क्योंकि वो तो पहले जनसंघ थी, फिर जनता पार्टी बनी, फिर जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी बनी। तो अब जो भारतीय जनता पार्टी के नेता आज राष्ट्रगान के ऊपर राष्ट्रभक्ति के लिए राष्ट्रता की बात करते हैं, क्या वो खड़े हो पाएंगे अपने उस जनसंघ और जनता पार्टी के आचरण के ऊपर? जो देश बलिदान मांग रहा था उस समय वो कहां खड़े थे? क्या उस आचरण को वो आज बदल पाएंगे या इस बात को प्रमाणित करेंगे कि अगर एक देश का राष्ट्रपति लगातार 72वीं बार 75वीं बार ये कहे कि देश के 10 जहाज गिरा दिए गए और मेरे देश के प्रधानमंत्री की राष्ट्रगान के अंदर राष्ट्रभक्ति ना निकले, तो ये बात अब मुझे एक बात बताइए जनसंघ से शुरू चंद्रमोहन जी, जनता पार्टी, चंद्रमोहन जी, मुझे पता है वंदे मातरम पर डिबेट में नहीं फंसना चाहते हैं। जी बताएं चंद्रमोहन जी, मुझे पता है वंदे मातरम पर डिबेट में नहीं फंसना चाहते हैं, लेकिन ये सवाल आपको अपनी पार्टी के एक सांसद से पूछ लेना चाहिए था। जब इमरान मसूद ये कह रहे हैं, इमरान मसूद ये कह रहे हैं कि मैं आपसे दारुल शरीफ पढ़ने को कहूं, तो ये उनसे पूछ लेना चाहिए था कि दारुल शरीफ को बीच में क्यों लाए? कोई भी धर्म या ग्रंथ को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? पहली बात। दूसरी बात है, आप कह रहे हैं ट्रंप ने 10वीं बार बोला, यहां राहुल गांधी भी 10वीं बार बोल चुके हैं चौकीदार चोर है, ठीक है, राफेल पर बहुत कुछ बोल रखे हैं। हुआ क्या साबित? कुछ भी नहीं हुआ ना साबित। देखिए, साबित हुआ है, उसी को तो छुपाने की जरूरत है। अच्छा, अभी जो कहां साबित फाइल की बात हो रही है उस फाइल को छुपाने पे चर्चा नहीं, कहां फाइल पर मत जाइए। कहां साबित हुआ? में अगर जो कुछ लिखा गया है, उल्टे कोर्ट को गलत कोर्ट करने के चक्कर में जाकर माफी मांगनी पड़ी। उल्टे कोर्ट को गलत कोर्ट करने के चक्कर में चंद्रमोहन जी माफी मांगनी पड़ी। डर पैदा कर दिया है किसी ने, तो उस पर जवाब देने का किस बात का डर? तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे फिर वही बात है, लोकसभा में बात हो रही थी तो राहुल गांधी जी जब कह रहे हैं कि मैं दे रहा हूं इस चीज की सफाई, तो फिर क्यों नहीं बोलने दिया गया? नहीं, बहुत अच्छी बात है। नहीं, ठीक है, ठीक। तोहिन सिन्हा जी, कांग्रेस पार्टी अभी भी मान रही है कि हमारी मदर भारत माता को बेचा, यह कहना ठीक है। पीएम का गला घोटा जा रहा था क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने देखा, यह ठीक है। पीएम की आंखों में डर दिखा, राहुल गांधी ने आंख में आंख डालकर देख लिया, यह ठीक है। नमस्ते राकेश जी। देखिए, नमस्ते सबको। देखिए, आज 3 बातें स्पष्ट हो गई है। एक बार फिर से राहुल गांधी ने प्रमाणित कर दिया। नंबर 1, अनर्गल बाहियात बातें करने में उन्हें विशेष महारत है। वो जो ग्रिप, चोक, टैप की बात कर रहे थे, वो बजट में किस तरह से उसका सरोकार है वो वही बता सकते हैं, लेकिन वो किसी और दुनिया में। नंबर 2, ये आईएनसी नहीं, ये ईएनसी है, एप्स्टाइन नेशनल कांग्रेस। एक सेक्स ऑफेंडर की बात को वो प्रमुखता देती है और तरह तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रही है हमारे एक मंत्री को, हमारे एक इंडस्ट्रियलिस्ट को। और आज जिस तरह का व्यवहार उन्होंने किया है, इसके लिए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन भी उनके विरुद्ध आ रहा है। तीसरी बात जो पिछले 1 हफ्ते में हमने देखा है, ये लोग पार्लियामेंट को शाहीन बाग मान रहे हैं। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी को पिछले सप्ताह बोलने से रोका गया था वोट ऑफ मोशन के थैंक्स पर, और आज पिछले 1 हफ्ते में जिस तरह से बजट पर एक भी ढंग की बातचीत, एक भी ढंग की बहस नहीं हो पाई। आज पहली बार राहुल गांधी बोले तो कुछ और बोल रहे थे। ये पूरी तरह से इनकी एक ही मंशा है कि पार्लियामेंट को किस तरह से शाहीन बाग बना दे। देखिए, ट्रेड डील के विषय पर मैं आपको बता सकता हूं, पूरे देश को पता है कि ये केवल भारत के हित में भाई, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं। मैं इस पर एक रिएक्शन लेना चाहता हूं। ट्रेड डील पर बहुत डिबेट हो गई है। चंद्रमोहन जी, आप नहीं, एक चीज, आप पार्लियामेंट को शाहीन बाग बनाना चाहते हैं। नाम होना, आप पार्लियामेंट को शाहीन बाग बनाना चाहते हैं। तो इन बात बता रहे हैं, तो जवाब किसको देना उसका? भारतीय जनता पार्टी के उन सरकार के नेताओं को, उन देशों में जो एस्टिन फाइल को लेके नाच रहे हैं और जो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, उसका जवाब तो राहुल गांधी अपने देश में दे रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री बाहर के देशों को क्यों नहीं दे रहे हैं? कौन नाच क्या रहा है? कारण है? किसका दबाव है? ये तो पूछा जा रहा है आपसे।
देखिए अरे एक नाच बार तो फिर जो रहा जो है है वो तो आपको कांग्रेस पता के ही है, वो तो रिप्रेजेंटेटिव सबकी ने तरह वो यही नाच सिद्ध रहा है। किया है कि मैं नाचने की बात पे नहीं जाऊंगा, वो मर्यादा का केस चली जाएगी। मैं ये कहूंगा कि अगर एप्स्टाइन उसके की अंदर हमारे अनर्गल देश बातों की को इंडस्ट्रीज वो का नाम ज्यादा आता है, तवज्जो देते हैं, हमारे देश के तथ्यों से मंत्रियों का नाम अधिक आता है और आपके तवज्जो नेताओं वो का एक नाम सेक्स आता है, ऑफेंडर तो उसका की जवाब कौन देगा? वाहियात बातों को देते हैं। देखिए एप्स्टीन फाइल्स का कोई भी लिंक भारत उसके की पास राय लेने पॉलिटिक्स से कौन गया नहीं था, है। टोनी जी? बार बार जब राहुल गांधी कहते हैं कि उसके उसके पास दबाव राय में लेने आकर कौन गया सरकार ने था? ट्रेड डील साइन किया है, वो ठीक, उसी तरह से ठीक है। लोगों को नाराज कर मैं रहे हैं, आगे उसी बढ़ता हूं। तरह से लोगों को क्रोधित कर रहे हैं जिस तरह से वोट चोरी पर किए थे, और इसकी ठीक, सजा जनता इनको ठीक है, देगी। ठीक है। फखरुल जी, ये 4 इलेक्शन फखरुल में हसन जी, कांग्रेस का जो फखरुल हार हसन होने जी, वाला दो है। सवाल आपसे। फखरुल हसन जी, 2 सवाल आपसे। आपकी पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष कहते हैं मैं अगर धार्मिक नारे लगाऊं और दूसरों से कहूं तो वंदे मातरम धार्मिक नारा कैसे लगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल, राहुल गांधी ने जो भी आज संसद में कहा और कहा कि गला घोंटा जा रहा है, भारत माता को बेच दिया, यह शब्दावली आपको सही लग रही? आप इससे सहमत हैं? देखिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने बजट भाषण में कल ही इस बात को कहा था कि जिस तरह से डील हुई है और जिस तरह से किसानों के हितों से समझौता किया गया, वो तो किसी से छुपा हुआ नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी इससे इनकार नहीं कर सकते कि हमने विदेशियों के लिए अपनी मार्केट को खोल दिया है, जो कभी नहीं हुआ। आप किसानों के लिए काले कानून लेके आए थे, आपको वो उन काले कानूनों को वापस लेना पड़ा था, लेकिन अब जो अमेरिका से काले कानून देश में आ गए किसानों के लिए, जिस मार्केट को आपने खोल दिया जो कभी नहीं खुला था, वो भी तो काले कानून है, वो भी तो किसानों के हित में नहीं है, उनका अहित करते हैं। और सवाल राहुल गांधी जी के भाषण का है, तो राहुल गांधी उनके प्रवक्ता मौजूद हैं, वो उनके बारे में जरूर बताएंगे कि उनके भाषण में क्या हुआ। लेकिन जो बात समाजवादी पार्टी ने कही थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कही थी, हम किसानों की लेकर चिंतित हैं। हम उनको, जो दल ये कहता था कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे, अब किसानों की आय कैसे दुगनी होगी? 2022 में आपने कहा था किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, लेकिन आप किसानों का समझौता कर रहा है। तो अगर क्या आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा? क्या सवाल नहीं पूछा जाएगा? दूसरी बात, आप वंदे मातरम पे पूछना चाहते हैं, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इससे पहले जब 150 वर्ष हुए थे तभी स्थिति को स्पष्ट कर दिया था कि वंदे मातरम ने देश को जोड़ने का काम किया। ये वो गीत है जिसने हमेशा देश को जोड़ा है। जब देश गुलाम था, हाँ। तो जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो जब वंदे मातरम लगाते थे उनमें एक जोश आता था। नहीं, बहुत अच्छी बात है, को जोड़ने का गीत था। मैं फखरुल जी आपकी बात से 100% सहमत हूं और आपके स्टैंड की तारीफ भी कर रहा हूं। फखरुल जी मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं और आपके स्टैंड की तारीफ भी कर रहा हूं। लेकिन फिर मेरा 2 सवाल आपसे है। पहला सवाल कि अगर वंदे मातरम जोड़ता है और उसको धर्म से अगर अबू आजमी जोड़ रहे हैं, तो क्या अबू आजमी अखिलेश यादव की बात को नहीं मानते हैं? तो क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल है, राहुल गांधी पर सवाल को आप स्किप क्यों कर रहे हैं? आपने कहा कि राहुल गांधी ने जो कहा उनकी पार्टी का मसला। अरे तो ट्रेड डील या सरकार की जो बात अच्छी नहीं लगती आप हमला बोलते हैं। आप बताइए ना कि ये पर्सनल होने वाली बात लगी कि नहीं लगी? आपकी राय क्यों नहीं है कि ये शब्दों की मर्यादा लांगी गई या नहीं लांगी गई मर्यादा? नहीं, देखिए राकेश जी, मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं और मैं जो बजट पे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बोला मैं उस पे अपनी स्थिति स्पष्ट राहुल गांधी पर नहीं बोले। हमने कहा जो डील हुई उसमें किसानों के हितों के साथ नहीं, मैं भाई उनके लिए उनके कांग्रेस के अरे क्यों आप सरकार की आलोचना कर लेंगे और तो राहुल गांधी के बारे में अच्छा या बुरा नहीं बोल सकते हैं क्या? आपको अच्छा लग रहा है तो बोल दीजिए राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं बोला, बात खत्म। नहीं, मैं वो जो सवाल नहीं, राहुल गांधी जी ने जो सवाल उठाए हैं, जो डील पे नहीं, मैं सवाल की बात ही नहीं कर रहा हूं। सवाल उठाए, विपक्ष का काम है लोकतंत्र में सवाल उठाना, वो सब मैं सवाल पर जा ही नहीं रहा हूं। सवालों की भाषा, सवालों के शब्द आपको ठीक लगे, हाँ या ना? नहीं, देखिए राकेश जी, भाषा की बात अगर हम आप करेंगे और भाषा पे अगर डिबेट करेंगे हाँ। तो फिर ये डिबेट कहीं और चली जाएगी। अच्छा? हमने इसी सदन में भाजपा के सांसदों को गाली गलौज की भाषा बोलते, भाजपा की भाषा पर बोलेंगे, कांग्रेस की भाषा पर नहीं बोलेंगे। हम भाषा पे क्यों डिबेट करें? नहीं, क्यों? तब तो आप लोगों ने बहुत गला फाड़ फाड़ चिल्लाया था, देखो रे इस संसद में क्या बोल दिया गया, पे जोड़ना पड़ेगा। तब नहीं बोले थे बीजेपी का मसला है, हम कहां बोलने जाए? नहीं, हम तो नहीं, मैं तो कहता हूं फिर तो हमें कांग्रेस पे और भाजपा पे दोनों पे बोलना पड़ेगा। अगर भाषा की बात आ जाएगी तो सब पे बोलना पड़ेगा। करण वर्मा, तो हम भाषा पे राहुल गांधी पर नहीं बोलना चाह रहे हैं। फखरुल जी, समाजवादी पार्टी राहुल गांधी पर नहीं बोलना चाह रही है। नहीं, देखिए अब क्या दबे मन से इन्होंने चंद्रमोहन जी को एक इशारा दे दिया है कि यूपी में उम्मीद रखना,
भट्टाधार कर चुके हो, बिहार में जो कर चुके हो, हमें पता है क्या है आपकी, कितना जमीन है आपके पैर के नीचे, हमें पता है। और वैसे सपा के कुछ प्रवक्ता बड़ा मुखर होके बोल चुके हैं। मैं आपको बताऊं राकेश जी, आज से 2 साल पहले, मुश्किल से 2 साल पहले, आईपी सिंह साहब ने, जो समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता हैं, उन्होंने बकायदा ट्वीट करके कहा था राहुल गांधी मंद बुद्धि है। उनके शब्द हैं ये, मेरे नहीं है। बाद में उन्हें ट्वीट हटाना पड़ा था। तो इसलिए सपा को कितना प्यार है कांग्रेस से और राहुल गांधी से वो पता है, उनकी मजबूरी ये नहीं बोल सकते। पर एक बड़ा मुद्दा आज यहां पर जरा समझना होगा, इन्होंने वंदे मातरम पे कुछ नहीं बोला। वंदे मातरम पे क्यों प्रॉब्लम होनी चाहिए किसी भी नहीं करण वर्मा, मैं माफी के साथ इंटरप्ट कर रहा हूं। आपका ये कहना गलत है कि कुछ नहीं बोला। टैगोर ने बोला। फखरुल भाई तो वंदे मातरम को सपोर्ट करते नजर आए। वो ये कह रहे हैं अखिलेश यादव को कोट करके कि वंदे मातरम देश को जोड़ता है, और मैं सहमत भी हूं इस बात से। बहुत अच्छी बात है। मैं हो सकता है ना समझ पाया हूं उनकी बात। अगर ये उनका जज्बा है तो बिल्कुल सलाम है इनके भाई जज्बे को, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जज्बा क्यों है? जितने अबू आजमी और ये सब लग रहा है पार्टी से, वो सब जो है, नहीं मैं बता रहा हूं, अबू आजमी और ये सब जितने हैं इनके ये सब अभी निकल आएंगे, और पहले भी निकले हुए हैं, पहले कहते हुए कि हम वंदे मातरम नहीं करेंगे, हम अगर अल्लाह अकबर बोले तो अच्छा लगेगा। इन्होंने उसको जोड़ दिया था। तो मेरा ये कहना है, अगर आप ऐसे धर्म को देखने लग जाएंगे तो भाई सत्यमेव जयते जो हमारे देश का नारा है वो भी हमारे उपनिषद से है। फिर तो जिस पार्लियामेंट में आप जाते हैं, पीछे कुर्सी पे लिखा होता है धर्म चक्र प्रवर्तनाएं, वो भी हमारे उपनिषद की पंक्ति है। तो आप कहां से धर्म को हटाएंगे भाई? ये अबू आजमी और आजम खान से पूछना चाहिए हमारे मित्र को। हमारे मित्र में अगर ये जज्बा है, बहुत अच्छी बात है, पर इनकी जो पार्टी के आला है वो ऐसा नहीं मानते, और फिर इनको माइनॉरिटी अपीजमेंट करनी पड़ती है, तो वहां ये चल देते हैं। तो एक जगह इन्हें माइनॉरिटी अपीजमेंट करनी पड़ती है, एक जगह कांग्रेस को अपीज करना पड़ता है ना चाहते हुए। बड़ी दुविधा है समाजवादी पार्टी के साथ। काहे दुविधा है? फखरुल जी जवाब दीजिए करण की बात का। देखिए ये राष्ट्रवादी लोग नहीं है, ये राष्ट्र विवादी लोग हैं। ये बात आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सदन में पहले ही कही थी। जब समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी वंदे मातरम पे स्थिति सदन में स्पष्ट कर चुके हैं, तो फिर किसी के, मेरे या मेरे पार्टी के किसी अन्य नेता के किसी बयान की कोई मायने नहीं रह जाते, क्योंकि पार्टी लाइन वही है जो आदमी अखिलेश यादव के कंट्रोल में नहीं है। और हमने फिर से फखरुल जी, अबू आजमी अखिलेश यादव के कंट्रोल में नहीं है। फिर मैं एक बात तो सुन लीजिए। मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी का वंदे मातरम से कोई लेना देना नहीं है। आजादी के समय पे जब वंदे मातरम लगाया जाता था तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मौजूद नहीं थे। वो मुस्लिम लीग के साथ, हिंदू महासभा के साथ सरकारें चलाते थे। और जब गांधी जी ने आंदोलन किया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और सुभाष जी ने जब नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो ये वही लोग हैं जो उनका विरोध कर रहे थे। तो इनसे वंदे मातरम से क्या लेना देना? फखरुल जी, ये वंदे मातरम ठीक है, मैं आपके सियासी आरोप को ठीक है करते हैं, मैं इस पर जवाब लेता हूं। तुहिन बोलना भी चाह रहे हैं, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताइए ना कि अबू आजमी क्या अखिलेश यादव के कंट्रोल में नहीं है? हाँ या ना? तो हिंद जी से पूछना चाहिए आपको। अरे उनसे भी पूछ लूंगा चंद्रमोहन जी, रुक जाइए। सब आदरणीय अखिलेश यादव जी के पीछे खड़े हैं, और जो बात आदरणीय अखिलेश यादव जी कहेंगे वही समाजवादी पार्टी की तो लाइन है। अबू आदमी नहीं बोल रहे हैं, महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? या तो पीछे से इशारा है, हम कुछ कहेंगे तुम अपनी लाइन पकड़ के रहो। नहीं, ये भाजपा का कल्चर है कि पीछे से गाली दिलो, सामने से गाली दिलो, अरे आप पीछे से कुछ और कहो। यह समाजवादी पार्टी का कल्चर नहीं है। खैर, तो इनसे ना रिप्लाई। देखिए राकेश जी, आज कांग्रेस के जिस सांसद ने सबसे पुरजोर विरोध किया है वंदे मातरम के प्ले किए जाने का, इमरान मसूद, आपको याद है 2 महीने पहले इमरान मसूद ने क्या कहा था? और उसने शहीद भगत सिंह, उसने हमास की तुलना शहीद भगत सिंह से की थी। तो कांग्रेस में आज एक वर्ग है जो कि सारे हिपोक्रेसी को छोड़कर खुलकर यह कबूल करना चाहता है कि कांग्रेस मुस्लिम लीग है। तो रेवंत रेड्डी जो है, रेवंतुद्दीन कहते हैं। मुझे तरस आती है राहुल गांधी जैसे लोगों पर जो आज उस हिपोक्रेसी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं राहुल गांधी को कि इमरान मसूद की तरह वो भी खुलकर कहें कि हमास जो है वो शहीद भगत सिंह के विचारधारा पे चल रही है, वो खुलकर विरोध करे वंदे मातरम का, जिस प्रकार से इमरान मसूद कह रही है। ये हिपोक्रेसी से कांग्रेस को बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि आज जनता समझ चुकी है कांग्रेस की हिपोक्रेसी को। कांग्रेस नहीं, जनता इस झांसे में नहीं आने वाली है। दूसरी बात, इस विपक्ष को लगता है कि अगर आप 100 बार चीख चीख कर कह दे कि सूरज पश्चिम से निकलता है तो लोग मान लेंगे।
ये जो बीबी जी राम जी बिल पर भी इन्होंने कहा कि एंटी पुअर है, जबकि 100 दिन जो एम्प्लॉयमेंट के जनरेट होने थे वो हमने 125 बढ़ाया था। आज ये बार बार कह रहे हैं कि इंडो यूएस डील जो है फार्मर विरोधी है। ये लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते। देखिए, मैं आपके शो पर वो 4-5 वस्तुओं को मैं ऐड कर देता हूं, स्पेसिफाई कर देता हूं, जो कि ट्रेड डील जिसमें कि हमें टैरिफ जो है घटाने पड़ेंगे। उसके अन्यथा कोई भी एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्ट ट्रेड डील से उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो चावल हो, गेहूं हो, दाल हो। ये 4 प्रोडक्ट्स क्या हैं जिसमें कि टैरिफ हमें घटाने पड़ेंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये है रेड शोरगम, ड्राइड डिस्टिलरी ग्रेन्स, ट्री नट्स, फ्रेश एंड प्रोसेस्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल और कुछ ऐसी वस्तुएं जिस पर कि दशकों से हम इंपोर्ट करते आए हैं। इसको छोड़कर पूरी तरह से फार्म सेक्टर महफूज है, डेयरी सेक्टर महफूज है, पोल्ट्री सेक्टर। मैं इस पर रिप्लाई लूंगा चंद्रमोहन जी से, केवल राहुल गांधी। हाँ ठीक है, मैं इस पर रिप्लाई लेता हूं। नफीस अंसारी, सवाल फिर वही है कि धर्म से जुड़ना वंदे मातरम को क्या मजबूरी है, तभी वोट मिलेगा। आता हूं चंद्रमोहन जी, आऊंगा। नफीस भाई ने कुछ नहीं बोला, उसके बाद सीधे आपके पास आ जाऊंगा। सर मैटर देखिए सिर्फ इतना है कि भारत को हम मानते हैं कि 140 करोड़ लोगों का देश है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। और एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है कि भारत एग्जैक्टली में एक भारत माँ है, एक भगवान है जिसको वो पूजा प्रशंसा करते हैं। अब मुसलमान कभी भी भारत की पूजा प्रशंसा नहीं करता है। वंदे मातरम का मतलब होता है कि हम भारत को नमन करते हैं, और उसमें लिखा है साफ पानी, सुजलम सुफलम मलयज शीतलम, साफ पानी, साफ हवा और फल के बारे में। तो ये जो नारा लगाकर आप कह रहे हैं कि कंपलसरी बोलना पड़ेगा, ये गलत है। हिंदू समाज इसको बोलेंगे, इससे हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि ये उनके लिए भक्ति नहीं, आप ऑब्जेक्शन कर भी कैसे सकते हैं? अगर सर मैं ये गलत बोल रहे हैं ना, आप ऑब्जेक्शन कर भी कैसे सकते हैं? मैं क्यों ऑब्जेक्शन करूंगा? नहीं, ऑब्जेक्शन कर भी क्यों सकते हैं? ये आपने कैसे कहा कि ऑब्जेक्शन हम नहीं कर रहे हैं? क्यों करूंगा? ये एहसान कर रहे हैं क्या? क्लियर कर रहा हूं। ये एहसान कर रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर देखिए, ऑब्जेक्शन नहीं करने का क्या मतलब है? दीनकुम वलिय दीन, आपका धर्म आपके लिए, मेरा धर्म। तो ये मत कहिए कि ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं। मैं आऊंगा धर्म वाले पर भी, बोलिए। अब मैं बता रहा हूं, जहां पर वंदे मातरम से अगर वाकई में बीजेपी को मोहब्बत है तो उसमें साफ पानी, साफ हवा का जिक्र है। आप नदी को साफ कीजिए, हवा को साफ कीजिए, और राष्ट्रभक्ति का सबूत आप दुनिया को दीजिए। मुसलमान देश से मोहब्बत करता है, उसकी बंदगी नहीं करता है। नफीस भाई, नहीं कर पाते। एक मिनट सुनिए। हम इस देश की बंदगी नहीं कर सकते। एक मिनट सुनिए ना सर, मत करिए बंदगी, मत करिए बंदगी, लेकिन एक मिनट सुनिए और फैक्ट के साथ सुनिए। क्या यहां पर बैठा कोई, या मैं या कोई भी, क्या अशफाक उल्लाह खान से बड़ा खुद को मानता है? उन्होंने चिट्ठी लिखी थी अपने परिवार को, और उस चिट्ठी में लिखा था, आखिरी वक्त में मेरे होठों पर वंदे मातरम और अल्लाह अकबर दोनों होंगे। तो वो मजहबी नहीं थे, या आपकी सोच उनसे बड़ी हो गई? सवाल सुनिए। नहीं सुनिए सर, सुन लीजिए सर। देवबंद के मौलाना महमूद हसन, बहुत बार आप लोग देवबंद की बातचीत करते हैं, बहुत बार आप लोग बातचीत करते हैं। आज मुझे फखरुल हसन की बात ठीक लगी कि वंदे मातरम देश को जोड़ता आया है। आजादी से पहले क्रांतिकारियों को जोड़ा था और आजादी के बाद भी जोड़ रहा है। लेकिन सुनिए, देवबंद के मौलाना महमूद हसन क्रांतिकारी साथियों को रेशम के कपड़े पर चिट्ठियां लिखा करते थे, और उस हर चिट्ठी में कहते थे कि वंदे मातरम का नारा लगाओ। तो क्या वो मजहबी नहीं थे? आप मेरी ही बात को तो प्रूव कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि वंदे मातरम में साफ पानी, साफ और किसानों का बात है। आप उसको मुंह से बोलवाने से अच्छा है कि उसको जमीन में इंप्लीमेंट कीजिए। नहीं, तो आप बोलने को धर्म, आप कह रहे हैं कि बंदगी नहीं कर सकते हैं। नहीं, तो फिर वही बात है। तो इसका मतलब अशफाक उल्लाह खान या देवबंद के मौलाना महमूद हसन, आप उनसे ज्यादा मजहबी हैं, वो आपसे कम मजहबी थे, या उनके मन में मजहब के प्रति आपसे कम सम्मान था? नफीस अंसारी, उनकी आजादी है, मुझे क्या करना है? उनकी आजादी, उनका सम्मान है। नहीं, आजादी नहीं है, वंदे मातरम बोले, ये आजादी नहीं कहते हैं इसको। करण वर्मा इसको आजादी कहेंगे या सियासी मजबूरी कहेंगे? करण वर्मा, ये अगर आजादी है, नहीं, आजादी है या सियासी मजबूरी? क्यों नहीं मान रहे? मेरा संविधान मुझे इजाजत देता है। ये वही जिन्ना वाली सोच है राकेश जी, ये वही जिन्ना वाली सोच है जिसने देश को विभाजित किया। और इनका जरा देखिए कैसा है, पूरा मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। ये जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, जो जाके संविधान पे ओथ लेते हैं एमपी बनने की, हमारे संविधान जो ओरिजिनल संविधान है उसमें तो प्रभु श्री राम का चित्र है। तो क्या ये प्रभु श्री राम के आगे भी वंदना कर रहे हैं और प्रभु श्री राम के आगे भी झुक रहे हैं? इसमें इनको फिर दिक्कत है? फिर तो ये भी कुफ्र हो गया इनके लिए। फिर तो सत्यमेव जयते जो उपनिषद का हमारा लिखा हुआ है, जो तिरंगा का मेन साइन है, हमारा नेशनल मोटो है, उससे भी दिक्कत है। फिर तो सारे चिन्हों से दिक्कत है। पर वहां पे एमपी बनना है, वहां पे पूरे मजे लेने हैं। तो हमारा संविधान क्या है? संविधान में हिंदू अंश नहीं है।
अभी आप संविधान में हिंदू अंश नहीं है आपके हिसाब से? हर जगह पे हिंदू अंश है, हर जगह पे हिंदू नारा है, हमारे रॉ का नारा है धर्मो रक्षति रक्षता। क्या हुआ वहां पर? क्या हो जाता है फिर? हमारे सारी सेनाओं के जय बजरंग बली है किसी का नारा, किसी का जय श्री राम है, वहां पे क्या हो जाता है? आप उस सेना से प्रोटेक्शन चाहिए इनको। तो ये वही है, मीठा मीठा गपगप, कड़वा कड़वा तूतू। ये ठीक, मैं आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। नफीस भाई सुनिए, मैंने दो ही नाम गिनवाए थे, सुनिए मैंने दो ही नाम गिनवाए थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, शौकत अली मोहम्मद अली जौहर और हसरत मोहानी, ये भी वंदे मातरम बोलते थे। तो सर माफ करिए, इनके मन में भी मजहब के प्रति उतना ही समानता, आप उनसे ज्यादा सम्मान लेकर नहीं है, आपके मन में भी सम्मान है, मैं उस सम्मान को नहीं तोड़ रहा हूं, लेकिन वो भी मजहबी थे। बोलिए चंद्रमोहन जी। हो गया नफीस भाई, हो गया, इतने नाम गिनवा दिए, कह देंगे और नाम गिनवा दूंगा, और आपको लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूं तो गलत साबित कर दीजिए। चंद्रमोहन जी। हाँ रुक जाइए नफीस भाई, चंद्रमोहन जी बोलिए। राकेश जी आज आप बिल्कुल साधुवाद के पात्र हैं और मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूं कि देखिए आज आपने गफ्फार अब्दुल खान और ऐसे महान हमारे देश के उन मुस्लिम नेताओं का नाम लिया जिन्होंने इस देश और इस वतन के लिए अपना जिया। यही फर्क था उस देश की राजनीति और उस नेताओं में कि वो नेता हर धर्म और हर मजहब का कबूल करते थे। लेकिन आज के नेताओं की क्या करोगे, जो आज सदन के अंदर बैठ के मुसलमानों को एक चुने हुए सांसद के प्रति अपमानित शब्द बैठते हैं और राष्ट्रवाद और राष्ट्रगीत के कहने वाले जनसंघ के वो भारतीय जनता पार्टी में बदले हुए साहिब चुपचाप खड़े रहते हैं। क्या कहेंगे आप उनके बारे में? और क्या कहेंगे उस साहिब के बारे में जो शौचालय का भी उद्घाटन करेंगे, ट्रेन का भी उद्घाटन करेंगे, लेकिन ट्रंप डील के बारे में नहीं बताएंगे? वो बताएगा कौन? अगर पीयूष गोयल से पूछोगे तो वो कहेंगे वित्त मंत्री बताएगा, वित्त मंत्री से पूछोगे तो पीयूष गोयल बताएगा, दोनों नहीं बताएंगे। मैं इस पर रिप्लाई लेता हूं। चंद्रमोहन जी एक बात बताइए, चंद्रमोहन जी एक बात बताइए, यहाँ फखरुल हसन ने अपना स्टैंड क्लियर किया वंदे मातरम पर। सुनिए ना सर, सुनिए। नहीं ठीक है, आपके सियासी आरोप को मैं आगे लेकर बढ़ता हूं, लेकिन जैसे फखरुल हसन जी ने पार्टी का स्टैंड क्लियर किया वंदे मातरम पर, आपका स्टैंड क्या है? आप वंदे मातरम के साथ हैं या आपको ये धर्म से जोड़ना लग रहा है? देखिए, वंदे मातरम के साथ हर देश का वो नागरिक है, 145 करोड़ जनमानस जो देश की भक्ति के लिए सब धर्मों को साथ लेके चलता है। अगर कोई राष्ट्र भक्ति की आड़ के अंदर एक लाइन का सवाल है, एक लाइन का जवाब दीजिए, इसे धर्म से जोड़ना ठीक है या इसको धर्म से अलग रख देना चाहिए? ये जोड़ने वाला मंत्र था, जोड़ने वाला नारा था, वैसे ही देखना चाहिए। मुझे सिर्फ ये जवाब चाहिए, मुझे सिर्फ ये जवाब चाहिए। आपकी पार्टी का स्टैंड चाहिए इस पर। ये आपको सबको जोड़ने वाला लगता है कि ये धर्म में हस्तक्षेप लग रहा है? नहीं हूं जो हुक्म दे दे और मैं लिख दूं उसके नाम से। अरे मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं जो वतन के अंदर सबकी देखभाल करने के चंद्रमोहन जी खड़ी है। सर, ये फर्क है। चंद्रमोहन जी प्लीज, मैं आपकी पार्टी का स्टैंड पूछ रहा हूं। ये धर्म से जोड़कर देखना चाहिए, धर्म से अलग करके देखना चाहिए? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं आपसे। अगर कुछ छंदों को, जिन छंदों को देश के उन दिग्गज और स्वर्गीय नेताओं ने इतराज किया था, उनको जोड़कर और एक मजहब की नजरअंदाजी करी जाएगी तो उसका इतराज सामने चलिए सर, हो गया, क्लियर है। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि ये धर्म से जोड़कर देखा जा रहा है, सपा को ये लग रहा है कि ये जोड़ने वाला नारा है और इसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। ये क्लियर हो गया तो इनसे ना, अब बोलिए ये जो कह रहे थे उसका जवाब। देखिए, कांग्रेस पार्टी अभी भी अपने दोहरेपन से बाहर नहीं निकल पा रही है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को खुलकर ये कहना चाहिए कि वो ये दो स्टैंजा जो 1937 के उपरांत नेहरू जी के पहल पर हटाए गए थे, उसका वो वापस आने का स्वागत करते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज, जैसा कि मैंने कहा कि आज ये कट्टरपंथियों के चंगुल में है, और जो राहुल गांधी सेक्युलरिज्म का एक पहनावा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, अब जनता खुद ये मानने को तैयार नहीं है। देखिए राकेश जी, मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको कह रहा हूं। आज जनता जो है कांग्रेस का गेम समझ चुकी है और कांग्रेस और एआईएमआईएम में कोई अंतर नहीं देखती है। और मैं आपको डेटा के साथ देता हूं, कांग्रेस पार्टी को जो है पूरे बिहार में 6 सीटें मिली, एआईएमआईएम को 5 सीटें मिली। वक्त थोड़ा कम है, महाराष्ट्र के अंदर वक्त इतना ही है। लेकिन एक बात फखरुल भाई आपसे कहते हुए, अब तो 1 साल है करीब 27 के चुनाव में, आप लोग तो तैयारी भी शुरू कर दी है, अच्छी बात भी है, लेकिन आगे जब सीटों का बंटवारे पर बातचीत होगी ना कांग्रेस से, तो ये जरूर चर्चा करिएगा कि वंदे मातरम को धर्म से आप जोड़ रहे हैं, ये गड़बड़ है जो आप अभी स्टैंड बोलकर जा रहे हैं। पूछूंगा फिर कभी आपसे। आप सबका बहुत